हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम ले लेते हैं कि बायोलॉजी है क्या। देखो यहाँ पे उतना जगह तो नहीं, मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। बायोलॉजी ब्रांच है साइंस का, ये तो आपको खैर पता है। बायोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, बायो प्लस लोगोस से। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो दोनों का जब एक साथ अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या, लाइफ की स्टडी। पता ये चला कि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इस बारे में जो सबसे ज्यादा जो हमें जानकारी दी है उस आदमी का नाम था अरिस्टोटल, दैट मीन अरस्तु। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। क्लास 10 के लिए इतना काफी है, ठीक है ना। अब हम सीधा सीधा आते हैं अपने चैप्टर पर। लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर का नाम है। देखो सबसे पहले मेरा जो तरीका है पढ़ाने का कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसका पहले इंट्रोडक्शन दे दें हम, दैट मीन थीम ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने का थीम क्या होने वाला है, तो आपको मैं सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेशन के बारे में। ये किसको शो कर रहा है, रेस्पिरेशन को शो कर रहा है। उसी तरह से हार्ट की पूरी बनावट, पूरी संरचना की यहां बात होने वाली है। एक एक आपको मैं बताऊंगा किस तरह से ब्लड फ्लो होता है, किस तरह से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ये पूरा चैप्टर बहुत बहुत लेंथी है, बट मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट इन शॉर्ट लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में अभी दिया भी था एक चैप्टर का ट्रिक कॉर्नर। ट्रिक कॉर्नर यानी आप लगभग 25 से 30 पेज पूरे ये चैप्टर जाएगा। नोट्स का खाली हम बात कर रहे हैं, और ट्रिक कॉर्नर जाएगा सिर्फ 1 पेज में या 1.5 पेज में। सिर्फ उतना अगर लास्ट में उतना भी कवर कर लोगे तो पूरा चैप्टर आपका उसमें भी हो जाने वाला। लेकिन पहले डिटेल पढ़ो, क्योंकि इतना ओवर कॉन्फिडेंस टीचर को भी नहीं होनी चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सब उसी में से आएगा। तो पहले बुक में आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें जितना दिया उसका एक एक पार्ट हम पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को डिटेल करेंगे। लास्ट में फिर एग्जामिनेशन व्यू से आपको ट्रिक कॉर्नर दे दिया जाएगा। चलो, तो उसके बाद रेस्पिरेशन के बाद आपको हम बताएंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो कर रहा है। और फाइनली फिर आप एक्सक्रीशन को पढ़ोगे। ये 4 ऐसे टॉपिक है कि अगर आप इसको, अच्छा ये 4 टॉपिक 4 चैप्टर है एक्चुअली में। अगर आप टेस्ट दूसरी बुक उठाओगे एस चांद वगैरह जो बुक है तो अलग अलग वहां बांट दिया गया है। तो ये 4 चैप्टर है, समझो एनसीईआरटी में उसको एक कर दिया गया है। तो ओवरऑल मेन टॉपिक यही है। लेकिन क्या इतना ही है, बिल्कुल नहीं। आपको मैं आगे भी थोड़ा बताऊं। अब ये देख लीजिए, आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस में फिर आप पढ़ोगे लीफ में, और लीफ का फिर आपको मैं जूम प्रोसेस जो होता है, दैट मीन जो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जहां पे हम ब्राउड करके उसके अंदर की चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि प्लांट रेस्पायर करता है लीफ के थ्रू, और वो जो पार्ट है उसको हम एस्टमेटा कहते हैं। तो अब वो एस्टमेटा क्या दिखता है हमें लीफ पर, बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो वो कैसा होता है, कहां होता है, क्या फंक्शन है उसका, उसके लिए हम कुछ इस तरह का आपको भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जहां देखो ये इतने छोटे से पार्ट्स को यहां जूम करके यहां लाया गया है। तो इस तरह की चीजें आपको मिलने वाली है यहां। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैस इन अ प्लांट्स। हम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को देता है, ठीक है ना जी। उसके बाद फोटोसिंथेसिस का होल प्रोसेस यहां पे देखने वाले हैं। देखो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है क्लास 10 का जहां फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन नहीं आता हो, किसी ना किसी रूप में आ ही जाता है, वो भला ऑब्जेक्टिव में ही क्यों ना हो। तो मैंने ये जो पूरा जो दिया ना होल ओवर, ये वाला जो डायग्राम है ये फोटोसिंथेसिस को ही इंडिकेट कर रहा है। यहां पे देखिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का, वो यहाँ पे शो किया गया है। जहां पे फाइनली हमें ऑक्सीजन मिलता है, जिसको हम लोग लेके प्राण वायु जिसको कहते हैं, लेके जीवित रहते हैं। तो ये होल प्रोसेस, इस चैप्टर को पढ़ने का थीम ही यही है कि हम इसको पूरा जाने और उसके बाद फिर हम इस चीज को पूरा जाने। तो फाइनली अगर हम ये बात करें कि ऑनवर्ड इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद बताऊंगा व्हाट इज लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में फर्दर 4 पार्ट्स आपको पढ़ने होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसी तरह से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये बहुत आपको डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अमीबा एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो फिक्स शेप में नहीं होता। तो इसमें यह बताना कि ये कैसे रेस्पायर करता है, कैसे एक्सक्रीट करता है, बड़ा मुश्किल काम है। यानी बहुत, देखो जो चीज़ टफ होता है ना, उस चीज़ को पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि चैलेंजर टॉपिक को अगर सॉल्व किया जाए और बच्चा एक बार में समझ जाए तो उससे बड़ी खुशी की बात हम लोग के लिए कुछ नहीं होती है। तो अमीबा कुछ ऐसा ही है, अमीबा कुछ ऐसा ही है। आप लोग स्कूल में पढ़े होइएगा कि अमीबा है, यहाँ पे सीरोपोडिया होता है, सिर्फ इतना ही इसमें नहीं है। इसमें सीरोपोडिया यहाँ होता है, किसने कह दिया? गलत पढ़ के अगर ऐसा पढ़े, सीरोपोडिया कहीं भी हो सकता है। तो फिर क्या हो गया? बहुत इंटरेस्टेड चीज़ें मैं आऊँगा, इस पर अच्छे से बताऊँगा। न्यूट्रिशन इन अ ह्यूमन बींग्स, ब्राउड टॉपिक। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इसमें तो इतना पढ़ना है कि अगर अच्छा से पढ़ लिए तो झोला छाप डॉक्टर तो बन नहीं जाना है। हाँ, सीतामढ़ी के लायक डॉक्टर यहीं पे बन जाओगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स खूब पढ़ना है इसमें, और हम लोग पढ़ेंगे भी। उसके बाद रेस्पायर, किस में? प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में। देखो यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और इस दोनों से भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यानी इससे भी आ सकता है, इससे दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो इससे पूछ देगा या तो इससे पूछ देगा। 5 नंबर का क्वेश्चन। और बताता हूं आपको, ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये आपको 3 नंबर में यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यानी आपको मैं वेटेज तक बता दे रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आ सकता है। उसी तरह से एक्सक्रीशन भी आपको 5 नंबर का प्रोसेस है। 3 से 5 में ये भी आता है, इन प्लांट्स इन ह्यूमन बींग्स। यानी ओवरऑल 5 टॉपिक है, ये पांचों टॉपिक हम प्लांट्स और एनिमल्स इस दोनों में देखने वाले हैं। आइए, ओवरऑल आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जल्दी से बता दो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। देखिए लाइफ प्रोसेस है क्या। इस ग्राफ को अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको देखने के बाद आपके माइंड में क्या आ रहा है? देखो, मैं अगर पहला पार्ट को अगर लूं, ब्रीथिंग को दिखाया जा रहा है, ब्रीथिंग आउट एंड ब्रीथिंग इन। तो अगर सोचो कि हमारे नॉस्ट्रिल्स में, हमारे एसोफेगस में कोई ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाए, जस्ट लाइक मतलब जो विंड पाइप है उसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए तो क्या होता है? वो तो छोड़ दो, वो तो बड़ा आगे की बात मैंने कर दी। सर्दी उर्दी होता है, स्नीजिंग होता है, अरे होता है क्यों नहीं होता है? तो क्या होता है? नाक जाम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? कैसे सांस लेते हो? मतलब सोने के टाइम अगर आपके सामने कोई, तो आपके हवा को उधी आ जाए, तो मतलब मुंह से सांस लेना छोड़ना पड़ता है, बड़ी हालत का। अगर कोई मुंह बांध दे तो नाक फट के बाहर आ जाए, मतलब नाक के अंदर का मटेरियल नहीं, मतलब जो भी है। तो कहना ये चाह रहे थे कि सोचो कि अगर हमारा ब्रीथिंग सिस्टम अगर सिर्फ गड़बड़ा जाए तो अंदर का फेफड़ा जो है ना कांपना शुरू हो जाता है। मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, और सांस लेने में प्रॉब्लम का मतलब कि जीवन दांव पे लग जाता है। एक काम करो, मुंह में मार लो स्टेपलर। ये आप लोग से नहीं, लड़की लोग से नहीं होने वाला है, वो मुंह बंद हो जाएगा, लोग का पॉसिबल है नहीं। आप लोग को बोलो, मुंह को मतलब बांध लीजिए कोई चीज से, और नाक को बंद करके देखिए। 1 मिनट तो बहुत असंभव वाली बात है, कुछ सेकंड के आगे 1 मिनट भी नहीं कर पाओगे। बहुत प्रैक्टिस के बाद आप 1 मिनट कहीं रह जाए, लेकिन 2 मिनट तो खैर खाली से द ग्रेट से भी नहीं होने वाला है, नहीं तो उसके बाद मालूम पड़े स्वर्गवासी हो जाएंगे वो। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, यानी यह जो सिस्टम है ऐसा है कि करो तो जीवन, ना करो तो जीवन नष्ट। दूसरा देख लीजिए, अगर हम खाना पीना नहीं लें या अगर बैलेंस डाइट नहीं लें, ये पूरा बैलेंस डाइट का इमेज है, तो क्या होगा? धीरे धीरे बीमार पड़ जाएंगे अंततः, हाँ जैसे तरह। और मेटाबॉलिज्म अगर खराब हो जाए ये, तो क्या होगा? भैंस की तरह होगा, और धीरे धीरे गैस का प्रॉब्लम होते 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 पूरी तरह से उसका जो लीवर है वो डैमेज होगा, और अंततः उसकी भी मृत्यु नजदीक आ जाने वाली है। हम कहना क्या चाह रहे हैं इन बातों से? कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे जीवन का ऐसा सिचुएशन, नॉट सिचुएशन, ऐसा सिस्टम जिसको अगर हम ना करें तो हमारी जो लाइफ है वो दांव पे लग जाए, वो खतरे में पड़ जाए। कहने का मतलब है कि अच्छा करो तो फिर जीवन मिले। कहने का मतलब ये कि ऐसी चीजें जिसको करने की वजह से हमारा लाइफ सस्टेन होता है, हमारी जीवन निरंतर चलती रहती है, उसे ही तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन,
लेकिन ध्यान रखना इसमें रिप्रोडक्शन नहीं आता है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप तो कहोगे कि सर रिप्रोडक्शन तो होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो फाइनली मैंने जितनी बातें आपको समझाई बच्चों, उसके हिसाब से आप तो कह सकते हो कि लाइफ प्रोसेस वैसा प्रोसेस है अंडर गोइंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं, यानी अपने लाइफ को बचाए रखते हैं, अपने लाइफ को जीवित रखते हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेस कर। इतना आसान डिफिनेशन शायद ही आपको कहीं मिले, किसी संस्थान में या किसी बुक में। लाइफ प्रोसेस आर प्रोसेस अंडर गोइंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लाइफ प्रोसेस वैसा प्रोसेस है अंडर गोइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टू सस्टेन लाइफ, जिसमें वो अपने लाइफ को सस्टेन करता है। और सस्टेन करने का मतलब अपने लाइफ को बचाए रहता है, अपने लाइफ को जीवित रखता है। दैट इज अ कैपेबल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, अपने लाइफ को कंटिन्यू रखता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड अ ग्रोथ। ये अगर चीज नहीं होगा ना तो राम राम सत्य है हो जाएगा। सर आप अभी बोले कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ ठीक से चलेगी। हाँ बिल्कुल, रिप्रोडक्शन यहाँ आवश्यक नहीं है। इसका आंसर मैं अभी दे सकता हूँ, लेकिन रहने दीजिए, आगे आ जाएगा ये, मतलब आईजी के पार्ट में जाएगा। हिंट के लिए दे देते हैं तो आप लोग रहेगा, मास्टर जी को शायद याद नहीं है इसीलिए टाल रहे हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादियाँ नहीं किए, क्या मर गए? का नरेंद्र मोदी मर गए है अभी तो गद्दी पे, कहाँ मरे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। तो उसी तरह से कई सारे कपल हैं जो मैरिज भी है फिर भी चाइल्ड नहीं है। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन करोगे तभी जिंदा रहोगे। तो रिप्रोडक्शन इसमें अगर ब्राउडली देखा जाए तो न लिखा जाए तो बेहतर है। अब बेटा अगर ईमानदारी से अगर ध्यान दो इस पॉइंट पर, तो हमको एक बात और पता चलता है, यानी इस डिफिनीशन से जो है ना एक पॉइंट निकल कर आता है। क्या? इन ऑर्डर टू द मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी हमारे लाइफ का वह क्रम, वह सीक्वेंस, वह धारा जो मेंटेन करता है हमारे लाइफ की कंटिन्यूटी को। लिविंग बीइंग्स परफॉर्म सम इसेंशियल फंक्शन, जिसके बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ वर्क को परफॉर्म का, वो इसेंशियल वर्क होता है, ये भी बात है। विच आर कॉल्ड एन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कहने का मतलब ये कि जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ वर्क को करना उनके लिए आवश्यक होता है, उसे ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, यानी कि जैव प्रक्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड अ मेंटेनेंस ऑफ लिविंग फ्लूइड, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी जो भी छूटा हुआ है, दैट मीन इसमें कहो या फिर अदर कहो। आई बात समझ में? यानी फाइनल डिफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन दोनों आपको यहां पर मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। Properties of living being compared to non-living by aspect of an criteria to decide whether something is alive. क्या मतलब है? Properties of living beings की वह प्रॉपर्टी जिसको अगर कंपेयर किया जाए टू अ नॉन लिविंग एस्पेक्ट ऑफ एन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब नहीं, क्राइटेरिया ऑफ द टाइप, द गजब आदमी है, तो क्राइटेरिया ऑफ द टाइप रहता है, टाइप और क्राइटेरिया एक ही चीज कैसे हो जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स कंपेयर्ड, लिविंग बीइंग्स की प्रॉपर्टीज को जब हम कंपेयर करेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, द एस्पेक्ट ऑफ क्राइटेरिया टू डिसाइड ऑन वेदर समथिंग अलाइव। दैट मीन जब हम लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, I repeat, properties of living beings, living being की properties compared to non-living, non-living से compare करते हैं, the aspect of criteria to decide whether something is alive, तो वहां हमें कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं, कुछ क्राइटेरिया यानी कुछ ऐसे फंक्शंस वहां मिलते हैं जिसके बेस पे हम ये फाइनल कर पाते हैं कि फलाना चीज लिविंग है और फलाना चीज नॉन लिविंग है। आई बात समझ में? इस चीज को यहां पर दिया गया।
अच्छा, कैसे? फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड्स दैट डिसाइड ऑन वेदर समथिंग इज अलाइव, जैसे रिप्रोडक्शन, नीड फूड, मूवमेंट, ग्रो, एक्सक्रीट एंड रिप्रोड्यूस। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर ये जिसमें पाई जा रही है तो समझ जाओ कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन आपको पहली बार कुछ ऐसा मिलने वाला है कि आपको ये पता चलेगा कि अच्छा कुछ ऐसा भी होता। देखो बचपन से पढ़ते रहे ये सारी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन आज पहली बार शायद आपको कोई टीचर बताएगा कि बेटा ये इतना काफ़ी नहीं है। अगर मैं इसको कहूँ कि ये पूरी तरह से अगर सही नहीं है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। लिविंग एंड नॉन लिविंग का जो एक्चुअल क्लासिफिकेशन है, जो एक्चुअल जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया का मतलब कि एक मैप, कोई एक व्यू जिस पे हम सेट कर सकें किसी चीज़ को, तो वो क्राइटेरिया क्या है, एक्चुअल क्या है। हालांकि ये गलत नहीं, बट मैं आपको ओरिजिनल वे में अगर बताऊं तो इसको आप ख्याल रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है जी? 2 विशेषताएं जिनकी सहायता से निर्जीव को जीवित से अलग किया जा सकता है। 2 फीचर्स विद द हेल्प ऑफ विच नॉन लिविंग कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द लिविंग वंस। पहला हमारा आ जाएगा डिफाइनिंग फीचर्स एंड दूसरा आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है। व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर्स? डिफाइनिंग फीचर्स इज अ विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऐसा फीचर जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो, और जस्ट अपोजिट उसका होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स व्हिच इज अ एक्सेप्शन इज अ अकर, जिसमें एक्सेप्शन अकर होता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो जाता है। जैसे आइए मैं आपको डिटेल बताता हूं। ऑन अ वर्ड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब जानते हो ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अपवाद, बिना किसी अपवाद के। नॉट सीन इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर्स अगर किसी में मैंने बोल दिया या आपने देख लिया तो वो सिर्फ लिविंग में ही होगा, नॉन लिविंग में हो ही नहीं सकता। बोले सर ये क्या बोल रहे हो? सबको पता है कि ग्रोथ अगर हो रहा है तो लिविंग है, तो लिविंग में ही रहेगा, नॉन लिविंग में थोड़ी होगा। अरे होगा, यही तो बताना चाह रहे हैं, यही तो इसका मेन आपको नया चीज को छूने वाला है। एग्जाम्पल मैंने कहा ना कि प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसा प्रॉपर्टी जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल, दिस स्मॉल पार्टिकल इज अ सेल, दैट मीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सेलुलर पार्ट्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना जी। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो नॉन लिविंग के पास हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया ना कि विदाउट एनी एक्सेप्शन। उसी तरह से मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं चयापचयी। क्या बोलते हैं? मतलब जो खाने पीने वाला जो प्रोसेस है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पूरा जो स्टमक के अंदर का जो प्रोसेस है, ये होल कहलाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंतर्गत, उसको हमें पढ़ना होता है। तो ये 2 चीजें नॉन लिविंग में हो ही नहीं सकता। अब फिर कहोगे कि सर बाकी चीज भी तो नहीं हो सकता। हो सकता कैसे? देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसको कहेंगे, पहले ये समझ लीजिए। प्रेजेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में पाए जाते हैं। पहला ग्रोथ। आप कहोगे सर क्या बात है, क्या बोल दी है सर? ग्रोथ कहीं नॉन लिविंग में होता है? अरे होता है। माउंटेन में नहीं देखें कि उसकी जो चोटी, उसकी जो पीक है, उसका जो टिक्का है, टिक्का एवरेस्ट का मान लेते हैं, तो क्या बढ़ता है ना वो? अरे ऊपर से बर्फ, आइस जम रहा है, वो बढ़ जाता है, अक्सर होता है। तो ग्रोथ तो होता है, जैसे माउंटेन में दे दिया मैंने। एक्सेप्शन अकर, इसमें एक्सेप्शन होगा, किसमें? कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एक्सेप्शन होगा। जैसे रिप्रोडक्शन, आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। रिप्रोडक्शन खाली लिविंग में ही होता है। आई एक्सेप्ट होता है, लेकिन आपको मैं बताऊं कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन करवे नहीं करते हैं, जैसे म्यूल किसको कहते हैं? खच्चर को खच्चर रिप्रोडक्शन ही नहीं करता है। आप कहोगे सर ये बढ़ता कैसे है? वो अलग प्रोसेस है। उसी तरह से वर्कर बी में रिप्रोडक्शन नहीं होता। उसी तरह से इंसानों में भी नहीं होता। बोले सही क्या बोल दिए, फिर हम लोग पैदा कैसे लिए? अरे
कहने का मतलब ये है, जैसे कपल है, रिप्रोडक्शन तो हुआ ना, ऐसा थोड़ी कि लोग शादी को छोड़ देता होगा ऐसे ही, भाई रिप्रोडक्शन तो होता ही होगा ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाबू नहीं होता है, हैं? तो पता क्या चला कि ये भी मतलब उस कैटेगरी में आ गया। मैं फाइनली अगर बताना चाहूँ तो सम कपल, सम ह्यूमन कपल, रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन कुछ आ नहीं रहा रिजल्ट, वर्कर बी एंड म्यूल, ये सब आपको एक्सेप्शनल केस में आ जाते हैं। तो कहने का फाइनल मतलब ये है कि डिफाइनिंग फीचर्स व्हिच आर फीचर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी वैसा फीचर्स जिसमें कोई एक्सेप्शन मौजूद ना हो, एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट इन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ एक्सेप्शन अकर, जिसमें एक्सेप्शन भी मौजूद होता है। आई बात समझ में आया ना, कुछ नया मिला ना? तो इसके थ्रू हम फाइनल आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग का अच्छा डिफाइन कर सकते हैं। फाइनली मैंने जितना आपको पढ़ाया अभी जितना मैंने पढ़ाया उसमें से इतने तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, व्हाट क्राइटेरिया ड्यू टू द डिसाइड एंड वेदर समथिंग अलाइव, एंड व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर अ मेंटेनिंग लाइफ। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिल जाने वाला है। क्या वीडियो खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, ये मैंने बता दिया कि जितना पढ़ो उसमें 3 तरह क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं ग्राफ आपका